के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वो एविएशन के इतिहास का सबसे उलझाने वाला रहस्य है। सोचिए, एक विशाल कमर्शियल प्लेन हवा में उड़ रहा है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। कोई सुराग नहीं, कोई मलबा नहीं। इस एक घटना ने दुनिया भर में उड़ान सुरक्षा को लेकर हमारे भरोसे को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस रहस्य की विशालता को समझने के लिए आपको बस इस बात पर गौर करना है कि 8 मार्च 2014 को आखिर हुआ क्या था। 239 जिंदगियां और एक पूरा का पूरा बोइंग 771 विमान अचानक हवा में विलीन हो गए, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। चलिए उस रात के टाइमलाइन को समझते हैं और देखते हैं कि सिविलियन रडार से गायब होने से ठीक पहले आखिरी पलों में क्या हुआ था। रात 12:42 पर प्लेन ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी। 1:08 पर उसने तटरेखा पार की और फिर ठीक 1:21 पर वो अचानक रडार स्क्रीन से ओझल हो गई। अब जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि उस 53 साल के बेहद अनुभवी कैप्टन के आखिरी शब्द बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने बस इतना कहा, गुड नाइट MAS 370। ये एक एकदम रूटीन रेडियो कॉल था, लेकिन इसके तुरंत बाद जो गहरा सन्नाटा छा गया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ध्यान दीजिए, सिविलियन रडार ने प्लेन को 1:21 पर वियतनाम की तरफ जाते हुए खो दिया था, लेकिन मिलिट्री रडार ने एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर कैप्चर की। उनके रडार पर प्लेन ने जानबूझकर एक बहुत बड़ा 180 डिग्री का टर्न लिया और अगले 1 घंटे तक मलक्का जल डमरू मध्य के ऊपर विपरीत दिशा में उड़ता रहा। अब जब प्लेन रडार से पूरी तरह गायब हो चुका था तो जांचकर्ताओं के पास आसमान की तरफ देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन का दूसरा और बहुत ही जटिल फेज शुरू होता है। आगे क्या हुआ ये समझने के लिए आपको एक बहुत ही शानदार एरोनॉटिकल कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे सैटेलाइट हैंडशेक कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका स्मार्टफोन किसी वाईफाई या नेटवर्क टावर को ढूंढकर पिंग करता है। बदकिस्मती से ये पिंग प्लेन की सटीक लोकेशन नहीं बताता, बस इतना कंफर्म करता है कि प्लेन सिस्टम से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग में एक नंबर बहुत अहम हो जाता है और वो है 7। बोइंग 777 ने आसमान में मौजूद सैटेलाइट के साथ पूरे 7 बार कनेक्ट करने की कोशिश की थी, और इन्हीं 7 कोशिशों ने जांचकर्ताओं को हवा में एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सुराग या कहें एक ब्रेडक्रम ट्रेल दे दिया। तो इसका क्या मतलब निकाला गया? वैज्ञानिकों ने उस आखिरी यानी 7वें हैंडशेक के समय सैटेलाइट एंटीना के एंगल को कैलकुलेट किया। इससे पता चला कि प्लेन की आखिरी लोकेशन एक बहुत बड़े कर्व पर कहीं हो सकती है। इसे 7वां आर्क नाम दिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर पश्चिम में हिंद महासागर का एक ऐसा विशाल और दुर्गम इलाका है जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। अब इस आंकड़े पर जरा गौर फरमाइए, $160 मिलियन। ये इतिहास के सबसे बड़े डीप सी सर्च ऑपरेशन की भारी भरकम लागत है। पूरे 3 साल तक चले इस महाअभियान में पैसे पानी की तरह बहाए गए, लेकिन आखिर में हाथ क्या लगा? समुद्र के खाली तल के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन रुकिए, सरफेस सर्च फेल होने के बावजूद उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे समंदर ने कुछ राज उगलने शुरू किए। कुल 27 अलग अलग मलबे के टुकड़े तैरते हुए तटों पर आ गए, जिनमें रियूनियन आइलैंड पर मिला एक फ्लैपेरॉन भी शामिल था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये सारे टुकड़े उसी 7वें आर्क के ड्रिफ्ट एनालिसिस से बिल्कुल सटीक बैठ रहे थे। तो मलबा तो मिला, लेकिन प्लेन के अंदर उस रात असल में हुआ क्या था? पैसेंजर्स और 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर की बैकग्राउंड चेक्स करने के बाद ये पूरी बहस 3 मुख्य थ्योरीज पर आकर टिक जाती है। एलियंस द्वारा किडनैप करने जैसी अजीबोगरीब बातों को अगर किनारे कर दें, तो कड़ी जांच के बाद एक्सपर्ट्स ने 3 सबसे मजबूत संभावनाएं सामने रखीं। पायलट का खुद का इरादा, हाईजैकिंग या फिर ऑक्सीजन की अचानक कमी होना। अगर हम कैप्टन ज़ाहरी वाली थ्योरी का निष्पक्ष होकर विश्लेषण करें तो सबूत और तर्क आपस में बहुत टकराते हैं। एक तरफ रडार से बचने के लिए बॉर्डर के ऊपर से उड़ना और उनके घर के सिमुलेटर पर भी बिल्कुल वैसा ही फ्लाइट पाथ मिलना किसी साजिश की तरफ इशारा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उनका शानदार रिकॉर्ड और किसी भी तरह के पारिवारिक या आर्थिक तनाव का ना होना इस थ्योरी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। इसी तरह टेरर या हाईजैकिंग की थ्योरी शुरुआत में एकदम पक्की लग रही थी। वजह थी प्लेन में 2 ऐसे यात्रियों का होना जो चोरी के पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे।
लेकिन इंटरपोल ने जल्द ही ये साफ कर दिया कि वो कोई आतंकवादी नहीं थे, बल्कि यूरोप में एक नई जिंदगी की तलाश में जा रहे आम अवैध प्रवासी थे। तो ये थ्योरी भी यहीं कमजोर पड़ गई। और फिर आती है वो थ्योरी जिसे कई एक्सपर्ट सबसे ज्यादा संभावित मानते हैं, एक भयानक मैकेनिकल फेलियर या आग जिसकी वजह से केबिन में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। इसके कारण सभी यात्री और क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और इसके बाद प्लेन एक घोस्ट प्लेन की तरह पूरी तरह से ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। सालों तक ये थ्योरीज बस डिबेट का हिस्सा बनी रहीं और कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लेकिन फिर 2022 में रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे की एक रिसर्च ने इस केस में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। गॉडफ्रे ने विस्परनेट नाम की एक अमेच्योर रेडियोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। होता क्या है कि पूरी दुनिया में रेडियो तरंगें मौजूद हैं। जब भी कोई हवाई जहाज आसमान से गुजरता है तो वो इन तरंगों को फिजिकली डिस्टर्ब करता है। इस रुकावट या डिस्टर्बेंस को नापकर हम किसी भी इनविजिबल ऑब्जेक्ट के रास्ते को ट्रैक कर सकते हैं। 2014 के डेटा को अपने एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में डालकर गॉडफ्रे का मानना है कि उन्होंने मलबे की एकदम सटीक लोकेशन ढूंढ निकाली है। उनके हिसाब से ये मलबा उसी 7वें आर्क पर पानी के 4 किलोमीटर नीचे गहरी चट्टानों और अंडर वाटर ज्वालामुखियों के बीच फंसा हुआ है। गॉडफ्रे अपनी इस कैलकुलेशन को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने एक नए सर्च ऑपरेशन का प्रपोजल रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सर्च एरिया सिर्फ 40 नॉटिकल मील के एक बेहद छोटे से दायरे तक सीमित है। पिछले सर्च एरिया के मुकाबले ये दायरा हैरान कर देने वाला है। तो अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये नया सर्च ऑपरेशन असल में शुरू होगा। इतने सालों की निराशा के बाद हमें ये सोचना होगा कि क्या ये ग्राउंड ब्रेकिंग रेडियो वेव टेक्नोलॉजी वाकई में एविएशन के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा पाएगी, या फिर MH370 का सच हमेशा के लिए समंदर की खामोश गहराइयों में ही दफन रह जाएगा। आपको क्या लगता है?